नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं रिजल्ट को लेकर। जैसे कि मार्कशीट में जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल सभी को ध्यान में रखते हुए जो भी परेशानियां स्टूडेंट को आती हैं कॉलेज बेस पर, ठीक है, जो भी रिजल्ट में आती हैं, जैसे रिजल्ट में EFPT आया हो, RL आया हो, RW आया हो, या PS आया हो, PS वही हो, PT वही हो, जो मुख्यतः आती हैं समस्याएं वो मैंने नोट की हैं। और इसके अलावा भी और भी कोई समस्या हो तो आप नोट करवाना, मेरे को बताना कमेंट बॉक्स के जरिए से, कैसे भी मैं उनका रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करूंगा। जैसे कि RWEN आया हो, RWUM आया हो, RL/MD आया हो, RL/MD आया हो, ठीक है। इसके अलावा जो हाल ही में रिजल्ट जारी हुआ है BSc और BA, ठीक है, BSc और BA फाइनल ईयर का रिजल्ट थर्ड ईयर का जारी हुआ है। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंटों को शून्य शून्य दिखा रहा है रिजल्ट सेकेंड ईयर में। जैसे इनका फाइनल ईयर का तो आ रहा है, क्योंकि जैसे फाइनल ईयर का तो रिजल्ट जारी किया गया है, तो सेकेंड ईयर में उनके शून्य शून्य दिखा रहा है। उसका क्या कारण है, इसका कारण भी हम डिस्कस करेंगे। अभी जो BA और BSc फाइनल ईयर का रिजल्ट आया है और सेकेंड ईयर जिनके प्रमोट हुए थे स्टूडेंट, में उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि शिकागो यूनिवर्सिटी में जो प्रमोट हुए थे और सेकेंड ईयर में सभी को प्रमोट कर दिया गया था, उनमें शून्य शून्य आया है। तो उसका रीजन क्या है और उसका समाधान क्या है, उसकी समस्त जो विस्तृत चर्चा हम करेंगे इसी वीडियो में करेंगे। तो हम क्रम से सभी पर डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा भी और भी टॉपिक है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, उनके मार्कशीट में आता है, तो उनको जैसे क्या करें, इसका मतलब समाधान क्या है, इसका मतलब तात्पर्य क्या है, ठीक है, उनको मीनिंग क्या है, तो उन सभी पर हम क्रम से डिस्कस करेंगे। तो आप सभी बने रहिए। और इसके अलावा और कोई समस्या आती है स्टूडेंट को तो आप बेफिक्र बता दीजिए कीजिए, जैसे भी व्हाट्सएप के जरिए से, टेलीग्राम के जरिए से, कैसे भी बताइए। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपके सभी समस्याओं का जैसे भी टाइम मिल पाता है, क्योंकि फिलहाल हाल ही में जो दो तीन दिनों में जैसे BSc और BA का रिजल्ट आया है, तो स्टूडेंट को जो भी दिक्कतें आ रही हैं तो उन पर मैंने गहन अध्ययन करके जो भी है बातचीत करके देख के कि इसका रीजन क्या है, तो एकदम जो कम्प्लीटली रीजन है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा भी और भी कोई कारण रह जाता है तो आप बता दीजिए कीजिए, ठीक है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा भी और कोई टॉपिक पर चर्चा करनी हो तो बता देना, आप हम कर लेंगे, अलग से चर्चा कर लेंगे। क्योंकि जो स्टूडेंट की समस्या है, हमारा सबसे मुख्य बिंदु वही है कि कोई भी स्टूडेंट की कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो हम क्रम से चर्चा करेंगे सभी पर। इसके अलावा भी और सारे टॉपिक हैं, कम से कम 15-20 टॉपिक हैं, तो सब पे चर्चा कर लेते हैं क्रम से। तो नमस्कार साथियों, हम क्रम से यूनिवर्सिटी की जो रिजल्ट में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, उस पर चर्चा करेंगे। रिजल्ट में जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उनका सॉल्यूशन करेंगे आज। जो भी समस्या आ रही है स्टूडेंट को, जो भी कंफ्यूजन हो रही है, अब हम सबसे पहले जो समस्या आती है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंटों की मार्कशीट में आता है POSO, ठीक है। ये सामान्यतः जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है ना, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो सकता है कि वो BA के हो सकता है कि वो BSc के हो, है ना। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनमें जो समस्या आती है, इसका मतलब ये है कि जैसे पास, ये पोसो की स्पेलिंग बता रहा हूँ मैं, पोसो की जो फुल फॉर्म है, पास ऑप्शनल, जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, पास ऑप्शन सब्जेक्ट ओनली, ठीक है, पास ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली। ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जैसे आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं BA BSc BCom वगैरह में। तो ऑप्शनल सब्जेक्टों में ये है कि जैसे आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं वो तो आपको पता ही होगा। कंपलसरी सब्जेक्ट में जैसे इन्वायरमेंट हो, आपके इन्वायरमेंट हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, इन्वायरमेंट हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, इसके अलावा इंग्लिश, ठीक है। ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। तो इसका मतलब ये है कि पोस्टो का मतलब ये है कि पास ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट में हो सकता है कि आपने BSc, जैसे आप BSc के स्टूडेंट हो, तो हो सकता है कि आपने जैसे PCM से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर केमिस्ट्री, या फिर बायोलॉजी से हो, जैसे जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये तो होते हैं कंपल्सरी ऑप्शनल सब्जेक्ट। और कंपल्सरी सब्जेक्ट मैंने बता ही दिया, ये इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, इंग्लिश। तो पास ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली। ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपने जैसे जो आपके मुख्य सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल का मतलब जो आपके मुख्य सब्जेक्ट हैं, जैसे जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, या फिर फिजिक्स हो गई, मैथ हो गई, कोई भी हो, या फिर हो सकता है कि आपने BA कर रहे हो, आप स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट BA कर रहे हो उनके हो सकता है कि जैसे पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक है,
या फिर सोशोलॉजी हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि उनके जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, मुख्य सब्जेक्ट हैं जिनसे वो कॉलेज कर रहे हैं, ज्योग्राफी वगैरह हो, ठीक है, हिंदी साहित्य हो, ठीक है, हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट पास हो जाते हैं और उनका जो इन्वायरमेंट, कंप्यूटर और इंग्लिश वाला जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो ड्यू रह जाते हैं, तो उनमें POS आता है। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है ना, फर्स्ट ईयर में आते हैं ना आपके, जैसे इन्वायरमेंट का आपको एक्स्ट्रा देना होता है, जैसे फिजिक्स, जैसे BSc वाले स्टूडेंट और BA वाले स्टूडेंट जो जिन्होंने भी जो सब्जेक्ट ले रखा है, उनके अलावा उनको कंप्यूटर की भी देनी पड़ती है, इन्वायरमेंट की भी देनी पड़ती है। इसके अलावा इंग्लिश वगैरह, हिंदी वगैरह जो पेपर होते हैं वो आपको देने होते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट की दी होगी आपने फर्स्ट ईयर में, कंप्यूटर की दी होगी, इंग्लिश की भी दी होगी, जैसे मुख्य सब्जेक्ट के अलावा। तो इन मुख्य सब्जेक्टों में पास जो तो हो जाते हैं, लेकिन कंपलसरी सब्जेक्ट में पास नहीं होते, जिनका कोई भी पेपर ड्यू हो सकता है, जैसे इन्वायरमेंट का रह गया हो, या फिर कंप्यूटर का रह गया हो, तो उसमें POS आता है। इस सब तो क्या है कि जैसे सेकेंड ईयर में भी है ना, वो सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल तो हो जाते हैं, सेकेंड ईयर में देना होता है उनको इंग्लिश का या फिर कंप्यूटर का या फिर ये इन्वायरमेंट का या फिर हिंदी का, ठीक है। ये कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, सभी को देने होते हैं, BA और BSc वालों को। तो इनमें कोई पेपर ड्यू रह जाता है तो उनकी मार्कशीट में POS आता है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट है कोई भी आपका ड्यू रह जाता है तो POS आता है। तो उसके समाधान के लिए क्या है कि जैसे आपको नेक्स्ट ईयर में इसकी फिर से एग्जाम देनी होती है, इन्वायरमेंट की, कंप्यूटर की या फिर इंग्लिश की। हो सकता है इसमें 2 हो, 3 हो, या फिर 1 हो, 2 हो या 3 हो, कितने भी रह सकते हैं, ठीक है। तो उनकी नेक्स्ट ईयर में एग्जाम दे सकते हो, उसके लिए ये नहीं कि आप फेल हो गए, तो उनमें POS आता है। तो हम नेक्स्ट की बात करेंगे। अब हम दूसरी समस्या है उस पर बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट की मार्कशीट में PPSO आता है, ठीक है। अभी मैंने चर्चा की, हमने चर्चा की POSO की थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे PPSO की, ठीक है। तो PPSO का मतलब यह है कि पास पार्ट सेकंड ओनली। पास पार्ट सेकंड ओनली का मतलब ये है कि जैसे आप, ये मुख्यतः सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए होती है, ठीक है। जैसे आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो सकता है कि BA के हो सकता है कि BSc के हो, किसी भी सगाई से आप स्टूडेंट रहे हो, तो सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं या फिर BCom के हो, किसी के भी स्टूडेंट हो, तो आपका फर्स्ट ईयर में कोई पेपर ड्यू रह जाता है। देखो, पास पार्ट सेकंड ओनली का मतलब ये है कि आपने सेकंड ईयर पास कर ली है, ठीक है, सेकंड ईयर पास कर लिया आपने, और आप विगत का मतलब ये है कि आप फर्स्ट ईयर में आपका कोई पेपर ड्यू है, कोई पेपर हो सकता है कि वो एक पेपर हो, ठीक है, कोई पेपर ड्यू रहा है, तो इस वजह से आप सेकंड ईयर में तो पास हो, लेकिन फर्स्ट ईयर का आपका कोई पेपर ड्यू है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का जो पेपर है आपका ड्यू रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप फाइनल ईयर के लिए तो एलिजिबल होते हैं, क्योंकि अगर एक पेपर रह जाता है तो हम फाइनल ईयर के साथ ही देते नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका एक पेपर रह जाता है फाइनल ईयर के, सेकंड ईयर में भी देते हैं, फाइनल ईयर में भी देते रहते हैं वो पेपर, है ना। तो वो पास पार्ट सेकंड ओनली का मतलब यही है कि आपने सेकंड ईयर की एग्जाम दी है, सेकंड ईयर में तो आप पास हो, लेकिन आपका विगत वर्ष का कोई पेपर ड्यू रहा है, ओनली सेकंड, मतलब आप केवल सेकंड ईयर में पास हो, फर्स्ट ईयर में वगैरह में जो है आपका पेपर कोई ड्यू है उसमें पास नहीं हो, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसका समझ गए होंगे PPSO को। इससे पहले हमने उस पर चर्चा की थी, हम नेक्स्ट जो समस्या आती है, मुख्यतः समस्या आती है, उन पर चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे जो समस्या मुख्यतः आती है और भी स्टूडेंटों को आती है, PPTO, ठीक है। इसका मतलब यह है कि पास पार्ट थर्ड, ठीक है, ओनली। पास पार्ट थर्ड ओनली का मतलब ये है कि जैसे ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दे दी है, हो सकता है कि वो BA के हो सकता है कि वो BSc के हो सकता है कि वो BCom के हो, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पास पार्ट थर्ड ओनली का मतलब ये है कि आप थर्ड ईयर में तो पास हो, थर्ड ईयर का मतलब फाइनल ईयर में तो आप पास हो, ठीक है, फाइनल ईयर में तो आप पास हो, लेकिन आपका हो सकता है कि वो फर्स्ट ईयर का ड्यू रहा हो, कोई पेपर आपका फर्स्ट ईयर का ड्यू रहा हो, BA BSc BCom सभी की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि आपका सेकंड ईयर का कोई पेपर बैक रहा हो, ठीक है, मतलब आपने फाइनल ईयर तो पास कर लिया, लेकिन आपका कोई फर्स्ट ईयर का या तो कोई पेपर ड्यू है,
या फिर सेकेंड ईयर का कोई पेपर ड्यू है। साइंस वालों में हो सकता है कि उसका केमिस्ट्री का कोई पेपर ड्यू रहा हो सकता है कि उसका मैथ का कोई पेपर ड्यू रहा हो सकता है कि उसका फिजिक्स का कोई पेपर ड्यू रहा हो, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री जो भी है पेपर ड्यू रहा हो। और बीए वालों का मतलब यह है कि जैसे उनका जैसे पॉलिटिकल साइंस का कोई पेपर ड्यू रहा हो, या फिर सोशोलॉजी का चल रहा है, या फिर हिंदी साहित्य का चल रहा है, या फिर ज्योग्राफी का कोई पेपर ड्यू चल रहा है, तो उसमें क्या आता है कि पीपीटीओ आता है मार्कशीट में। थर्ड ईयर की जिन्होंने एग्जाम दे दी है स्टूडेंट ने, उनकी मार्कशीट में, थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट की मार्कशीट में पीपीटीओ आने का मतलब ये है कि आप थर्ड ईयर में तो पास हो, लेकिन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में आपको कोई पेपर ड्यू है, या फिर उसका रिजल्ट अगर पेंडिंग में आता है, या फिर पेंडिंग में नहीं, मतलब उसका रिजल्ट जारी नहीं है, वो फिर भी आ सकता है मतलब आपकी मार्कशीट में, क्योंकि रिजल्ट नहीं आने तक आपकी मार्कशीट में अगर कोई चीज सब्जेक्ट में आपका ड्यू रहा हो, रिजल्ट आने के बाद में कोई ड्यू रहा हो आपका पेपर, तो उसमें पीपीटीओ आता है। मतलब आपका कोई पेपर ड्यू है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, उसको आपको देना है, वो क्लियर होते ही ये पीपीटीओ आपकी मार्कशीट से हट जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो समस्या है उस पर चर्चा करेंगे। अब हम नेक्स्ट समस्या की बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट की मार्कशीट में EF PT आता है। ठीक है, ये सामान्यतः सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है, ठीक है, सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है BA के भी हो सकते हैं, BSc के भी हो सकते हैं, या फिर BCom के भी हो सकते हैं। रेगुलर नॉन कॉलेज उससे कोई मतलब नहीं है, रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो। BA BSc BCom सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम में EF PT आने का मतलब ये है एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड। इसका मतलब ये है कि जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दी है हाल ही में, हो सकता है कि वो BA को हो, BSc की या BCom सेकेंड ईयर के किसी भी सकाय से हो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, तो एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड का मतलब यह है कि उन्होंने एग्जाम दी है, उसका कोई भी पेपर ड्यू रहा हो। जैसे ऐसे मान लो कि 3 सब्जेक्ट हैं साइंस में, सभी पर मैं चर्चा करूंगा क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन स्टूडेंट को नहीं रहना चाहिए। हमारा वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा भी बन जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं मतलब ये है कि आपकी जो भी डाउट है, क्योंकि बार बार में वीडियो बनाएंगे, बार बार में डालेंगे, तो इस समस्या को बार बार में मतलब हम करेंगे ना, तो एक साथ ही सभी समस्याओं पर चर्चा कर लेंगे तो मतलब आसानी हो जाएगी, बार बार में उसको डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। तो एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, देखो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहना, मैं जो भी समस्या आती है क्रम से सभी आ रही है समस्या, आप जो नोट करवा रहे हो सभी समस्याएं नोट कर रहा हूँ। तो एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, इसका मतलब यह है कि आप थर्ड ईयर मतलब फाइनल ईयर के लिए एलिजिबल है, मतलब आप फाइनल ईयर के एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, आप BA BSc BCom थर्ड ईयर के लिए एग्जाम देने के पात्र स्टूडेंट हैं। ठीक है, आपका कोई एक पेपर ड्यू रहा हो, तो इसमें एक समस्या, मुख्य समस्या क्या आती है मैं बताता हूँ। जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपके हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, आप सभी के 3 पेपर होते हैं। ठीक है, 1 2 और 3। इसी में केमिस्ट्री में भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पेपर, मैथ में भी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पेपर। अब मैं सभी विद्यार्थियों को एक, क्योंकि बहुत सारी बड़ी समस्या यह है कि जैसे इसी को समझने की जरूरत है आपको। समस्या कहाँ आती है, फेल वगैरह या फिर सप्लीमेंट्री वगैरह या फिर ड्यू वगैरह, फिर एलिजिबल फॉर EF PT वगैरह वाली समस्या, सभी की समस्या का जड़ यही है। जैसे ऐसे मान लो कि आपके फिजिक्स सब्जेक्ट है, और जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट में आपका कोई पेपर ड्यू रह गया, ठीक है, आपका भले ही ये एक रहा हो सकता है कि ये दोनों रहे हो सकता है कि ये तीनों रहे हों, ठीक है, हो सकता है कि केमिस्ट्री में भी रहा हो सकता है कि मैथ में रहा हो। ठीक है, सभी के लिए सेम प्रोसेस है। तो पासिंग मार्क आपके 36 होते हैं इसमें, साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अगर आपके फिजिक्स फर्स्ट सेकंड या फिर केमिस्ट्री फर्स्ट सेकंड में जूलॉजी बॉटनी और जो भी हैं वो सभी समझ ले, क्योंकि मैं जूलॉजी बॉटनी सभी को समझाने लगूंगा तो बहुत सारा टाइम भी लग जाएगा। आप इसी उदाहरण से समझ ले, सभी स्टूडेंट समझ ले। BA वालों को अलग एग्जाम्पल दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है। तो फिजिक्स, जैसे फिजिक्स में आपके 36 नंबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका पेपर ड्यू है, तो इससे EF PT तो आ जाएगा आपके एग्जाम में, चाहे इसके फिजिक्स के तीनों ही पेपर ड्यू रह जाए, चाहे सभी में 0 आ जाए। ठीक है, 0 आने के बाद में भी आप थर्ड ईयर की एग्जाम दे सकते हैं। जैसे ऐसे मान लो कि मैं बायोलॉजी की बात करूं, आपके है जूलॉजी है, ऐसे मान लो जूलॉजी के तीनों सब्जेक्ट में 0 भी आ जाए तो आप फाइनल ईयर की एग्जाम दे सकते हो। अभी हम BA की बात करेंगे, हो सकता है कि बॉटनी के हो सकता है केमिस्ट्री के हो, लेकिन एक ही सब्जेक्ट के तीनों पेपर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे फिजिक्स में भी आ गए, यार फिजिक्स में मेरे एक पेपर ड्यू रह गया, मतलब इसमें आ गए 30 नंबर आ गए या 31 नंबर आ गए,
केमिस्ट्री में भी 2-3 नंबर कम पड़ गए, ऐसे मान लो इसमें 30 आ गए, तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ही सब्जेक्ट से होने चाहिए। अगर आपके फेल हो, शून्य नंबर हो, एक ही सब्जेक्ट के तीनों पेपर हो, चाहे 2 पेपर हो चाहे 1 पेपर हो, टोटल अगर 36 नहीं आ रहे हैं, या फिर आ रहे हैं आपके 35 नंबर आ रहे हैं, या फिर 34 नंबर आ रहे हैं, या फिर 33 नंबर आ रहे हैं, तो भी आप पास हो जाओगे। इनमें पास होना चाहिए, लेकिन इनमें भी पास होना चाहिए। तो इनमें क्या है कि बाई ग्रेस पास हो जाओगे आप। अगर आपके 35 नंबर आए हो और इनमें पासिंग मार्क पूरे आए, जैसे इससे मान लो केमिस्ट्री में 36 नंबर आए हो, मैथ में 44 नंबर आए हो, ठीक है, तो इनमें पास हो जाओगे। अगर केमिस्ट्री में आपके यहाँ तो कम ही, केमिस्ट्री में आपके कम आ गए, तो आप फेल हो गए डेफिनेटली। क्रॉस में फेल, जो आप बोलते हो ना, क्रॉस में फेल होने का मतलब यही है। जो मैं सभी स्टूडेंटों को कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। हाँ तो साथियों, हम EFPT पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने बताया, तो EFPT का मतलब है कि एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए आता है। हो सकता है वो BA के हो, BSc के, या फिर BCom के हो। सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए आता है। अब मैं मुख्यतः वो जो बात बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। आप साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, आप साइंस के स्टूडेंट हो या फिर आप हो आर्ट्स के स्टूडेंट, हम दो पर चर्चा कर लेते हैं। आप साइंस के स्टूडेंट में हो सकता है कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ हो, या फिर जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री हो, ठीक है। साइंस के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। आर्ट्स के स्टूडेंट में हो सकता है कि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, सोशोलॉजी के स्टूडेंट हो, या फिर हिंदी साहित्य के, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अलावा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की भी बात करूंगा मैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में इनमें 3-3 पेपर लगते हैं, ठीक है, इनके भी 3-3 पेपर लगते हैं। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मतलब जैसे बायोलॉजी के हैं, बायोलॉजी के 3 पेपर लगते हैं, मैथ के 3 पेपर लगते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर, ठीक है। फिजिक्स के 3 पेपर लगते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कैसे मान लो टोटल 9 पेपर लगते हैं। और इनमें क्या है कि जैसे हर सब्जेक्ट के 2-2 पेपर लगते हैं, इनमें 6 पेपर लगते हैं आर्ट्स में। इनमें लगता है जैसे पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट के हो गया, पॉलिटिकल साइंस सेकंड हो गया, सोशोलॉजी फर्स्ट हो गया, सोशोलॉजी सेकंड हो गया, हिंदी साहित्य फर्स्ट हो गया, हिंदी साहित्य सेकंड हो गया, ठीक है। टोटल मिला के इसमें 6 पेपर लगते हैं BA वाले स्टूडेंट के लिए। साइंस वालों में 9 पेपर लगते हैं, जैसे केमिस्ट्री रहा हो, फिजिक्स रहा हो, या फिर मैथ रहा हो, जूलॉजी या फिर बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए भी वही है सर, ठीक है। तो इन 9 पेपरों में एक एक पेपर की बात कर लेते हैं। जैसे ऐसे मान लो कि फिजिक्स फर्स्ट में, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इनमें पासिंग मार्क्स चाहिए 36 नंबर, ठीक है, 36 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। और आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उन्हें 72 नंबर चाहिए पासिंग मार्क के लिए, ठीक है। अगर इनमें जैसे जैसे मान लो कि इनमें 36 आ गए, केमिस्ट्री में आ गए भाई 36 नंबर आ गए, पास हो गए आप, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में मिला के। अब जैसे केमिस्ट्री फर्स्ट है, ठीक है, केमिस्ट्री फर्स्ट है, ऐसे मान लो केमिस्ट्री फर्स्ट में आ गए, 1 में 12 आ गए, फिर 1 में 12 आ गए, फिर 1 में 12 आ गए, तो 36 नंबर आ गए, आप पास हो गए। अब हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंटों को कंफ्यूजन क्या हो, कहाँ होती है कंफ्यूजन, यहाँ होती है। जैसे ऐसे मान लो कि यहाँ पे 0 आ गया केमिस्ट्री फर्स्ट में, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो आप यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे आ गया, जैसे मान लो 24 नंबर आ गए, ठीक है, यहाँ पे 12 नंबर आ गए, आपके टोटल अगर 36 बन रहे हैं, तो आप डेफिनेटली पास हो, मतलब आप फेल नहीं हो। इन तीनों सब्जेक्टों में मिला के अगर आपके 36 नंबर आ रहे हैं, हो सकता है कि किसी में 0 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसमें 0 है और इसमें, इन दोनों में टोटल मिला के 36 आ रहे हैं, तो भी पास हो। ऐसे मान लो कि फर्स्ट में 24 है या फिर यहाँ पे 25 है, ये देखो क्रम मैंने 12-12 का उदाहरण इसलिए दिया है कि समझाने में ऐसा नहीं हो, जोड़ भाग में जैसे भी हो। तो हो सकता है कि सेकंड ईयर, ये सेकंड केमिस्ट्री में 0 हो, फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, कोई भी सब्जेक्ट हो, इन टोटल में 36 नंबर आने चाहिए भैया मिला के, तब आप पास हो, आप फेल नहीं हो। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार यहाँ पे तो 0 आ गया, इसमें मेरे टोटल 36 आ रहे हैं, मैं पास हूँ कि नहीं हूँ। आप डेफिनेटली पास हो, आप फेल नहीं हो। ये बस शर्त ये है कि टोटल 36 आने चाहिए, भले ही इसमें 0 आया हो आपके, भले ही सेकंड में 0 आया हो या फिर थर्ड में 0 आया हो, लेकिन तीनों एक ही सब्जेक्ट के तीनों पेपरों के 36 नंबर आपको मिलने चाहिए, तो आप 100% पास हो। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस।
अब पॉलिटिकल साइंस में भी यही सेम प्रोसेस है। अगर आपके 72 नंबर बन रहे हैं टोटल में तो आप पास हो, ठीक है। इसमें 6 पेपर लगते हैं, इसमें 9 पेपर लगते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ होती है, देखो जैसे आपने तीनों में 36 नंबर ले आए, इसमें भी 36, यहाँ पे भी 36, तो यहाँ पे ऐसे मान लो कि आपके 35 नंबर आ गए, ठीक है। 35 नंबर आने का मतलब कि आप पास तो हो, लेकिन बाई ग्रेस लग जाएगा इसमें कि आप बाई ग्रेस पास हो। मतलब आप फेल नहीं होगे, डिग्री काम में आएगी आपके, लेकिन वो बाई ग्रेस यहाँ पे 34 पे आएंगे तो भी पास हो, 33 आएंगे तो भी पास है, लेकिन बाई ग्रेस पास होगे, मतलब आप फेल नहीं होगे। इससे नीचे नंबर आते हैं तो देखो फेल होंगे आप, क्योंकि 2-3 नंबर की जो छूट होती है बाई ग्रेस पास होने की, तो वो सभी को मिलती है। अब जैसे मान लो कि इनमें सभी में बेहतर आ गए नंबर, इसमें भी बेहतर आ गए, इसमें बेहतर आ गए, अब इसमें आ गए आपको 70 नंबर आ गए, या फिर 71 नंबर आ गए, या फिर 69 नंबर आ गए, तो आप बाई ग्रेस पास हो जाओगे, ठीक है, पास हो जाओगे, फेल नहीं होंगे। लेकिन इनसे कम नंबर आते हैं तो आप फेल हो जाओगे फिर। लेकिन शर्त यह है कि अन्य पेपरों में जो पासिंग लिमिट है, पासिंग मार्क्स की जो मिनिमम लिमिट है वो आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करें, मेरे को ऐसा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे जो उदाहरण मैंने दिया है। इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो देखो मेरे को अलग से पूछ लेना। कल से कम 400-500 फोन पर डे आ रहे हैं, जो समस्या आ रही है पर डे फोन आ रहे हैं, तो इन सभी को मैं अगर अलग अलग जवाब दूंगा, तो मैंने क्या है कि मैंने वीडियो का जरिया इसलिए अपनाया है कि सभी को आज ही नहीं, हमारे भविष्य में भी कोई विद्यार्थी पूछे तो उनको जवाब मिल जाए कि भैया इसका मतलब ये है और इसका समाधान क्या है, वो भी मतलब डेफिनेटली मिल जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी एक समझने के तौर से। और हमारी जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, मेच्योर हैं। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहते हैं कि यार इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि नए नए कॉलेज में जाते हैं, पहली बार रूल रेगुलेशन से रूबरू होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। और उन दौर में मैं भी रहा हूँ, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, क्योंकि अनुभव है ना, तो वो उम्र से और हमारे फेस करने से, जो समस्याएं फेस करने से आते रहते हैं, तो हमने तो फेस किया भाई, स्टूडेंट की समस्याएं सुनी हैं, देखी हैं और समझी हैं, और उनका समाधान भी निकाला है। तो हमने सारी समस्याएं देखी हैं और उनका समाधान भी निकाला है, ठीक है। तो अगर इनमें भी फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप बेझिझक मेरे को पूछ सकते हो, और सभी समस्याओं पर, देखो सभी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उनका सभी का जवाब दूंगा। लेकिन मेन बात यह है, हम क्रम से सभी समस्याओं पर चर्चा करते जाएंगे, जिससे ऐसा नहीं रहे कि कोई किसी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम रह जाए या फिर बकाया रह जाए। रिजल्ट वाली भी बताऊंगा मैं सभी स्टूडेंटों को, रिजल्ट कब जारी होगा वगैरह वगैरह, आप टेंशन मत लो, ठीक है। मैं क्योंकि अभी जो कमेंट बॉक्स में देखने लग जाऊंगा तो इतना टाइम लग जाएगा, बल्कि मैं जो भी आपकी क्वेश्चन है, मेरे को पता है कि आप क्या पूछने चाह रहे हो, सभी के आंसर मैं क्रम से दे रहा हूँ और देने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी कोई रह जाता है तो मैं अलग से दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो कोई भी समस्या हो आप बताओ, कमेंट बॉक्स में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देर से ही मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, ठीक है, हो सके जहां तक पूरा जवाब दूंगा। और अब हम EFPT का मतलब मैंने बता दिया, एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए आता है कि आप थर्ड ईयर के लिए, मतलब फाइनल ईयर के लिए एलिजिबल हैं, आप फाइनल की ईयर की एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर का चाहे आपका कोई भी पेपर ड्यू रहा हो, लेकिन शर्त यह है कि आपका वो पेपर एक ही ड्यू रहना चाहिए। मैंने अभी भी बताया था, जैसे मान लो फिजिक्स के तीनों पेपर भी रह जाते हैं, जैसे तीनों पेपर शून्य आ गए इसमें, तो आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन ये 2 पेपर नहीं रहने चाहिए, जैसे फिजिक्स का भी रह गया, केमिस्ट्री का भी रह गया, तो आप क्रॉस में फेल हो जाओगे, ठीक है। या फिर केमिस्ट्री का रह गया, मैथ का रह गया, क्रॉस में फेल हो जाओगे, या फिर केमिस्ट्री का बायोलॉजी का रह गया, केमिस्ट्री जूलॉजी का रह गया, कैसे भी मान लो। अगर इनमें एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर भी ड्यू रह जाते हैं, एक ही सब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन मैंने पहले भी बताया था, आपने बार बार बात ये इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, एक ही सब्जेक्ट के तीनों पेपर ड्यू रहे हो, सभी में शून्य आया हो, जैसे आप पास हो जाओगे। लेकिन दूसरा सब्जेक्ट में पूरे पास होने चाहिए, आप जैसे 36 नंबर चाहिए तो 36 नंबर आने चाहिए भैया दोनों सब्जेक्टों में, ठीक है। तब तो आप थर्ड ईयर के लिए एलिजिबल हो, पास हो। नेक्स्ट एग्जाम जैसे ऐसे मान लो कि सेकेंड ईयर में आपका केमिस्ट्री का बैक रह गया, जूलॉजी बॉटनी कैसे भी मान लो, आपका एक पेपर ड्यू रह गया भाई, इसमें तीनों ही पेपर रह गए, जैसे एक सब्जेक्ट में इसमें 0 आ गया ऐसे मान लो, तो आप थर्ड ईयर के साथ एग्जाम दे लेना उसकी, उसमें आता है EFPT, मतलब आप थर्ड ईयर के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और आपका कोई पेपर ड्यू है तो थर्ड ईयर के साथ लग जाएगा वो पेपर, जो भी आपका ड्यू रहा, हो सकता है कि वो BA वाला हो सकता है कि BCom वाला हो सकता है कि वो BSc वाला हो। जैसे पॉलिटिकल साइंस का कोई पेपर ड्यू रह गया और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की जो मार्कशीट आई 39 आई, उसमें EFPT आया रिजल्ट में, नंबर तो दे ही रखे हैं, EFPT भी आ गया। अब वो देखेगा यार EFPT का मतलब क्या है,
ईएपीटी का मतलब ये है कि एलिजिबल फॉर पार्ट 30 में, मतलब थर्ड ईयर के लिए आप एग्जाम में बैठोगे, फॉर्म भी भरोगे, बैठ भी सकते हो, कोई रोकेगा नहीं आपको। लेकिन थर्ड ईयर के साथ आपको जो पेपर ड्यू रह गए हैं उनकी एग्जाम देनी है, तब आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको थर्ड ईयर में बैठने से कोई नहीं रोक सकेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट समस्या पर चर्चा करेंगे। अब हम एक और मुख्य समस्या जो स्टूडेंट को आती है वो होती है आरएल या फिर आरडब्ल्यू, ठीक है। आरएल या आरडब्ल्यू, आरएल का मतलब यह है कि रिजल्ट आपका है ना लेट आएगा, और आरडब्ल्यू का मतलब रिजल्ट वेट या फिर वेटिंग, ठीक है। आरएल और आरडब्ल्यू का मतलब लगभग सेम सा है। रिजल्ट लेट का मतलब आपके कोई समस्या रही हो सकता है कि आपकी जो अंक वगैरह है, इनरोलमेंट नंबर है और कुछ रहे हों, दिक्कतें आ रही हों यूनिवर्सिटी में, कॉफी वगैरह, ठीक है। तो रिजल्ट लेट का मतलब आपका रिजल्ट 100% आएगा लेकिन थोड़ा सा लेट आएगा। रिजल्ट वेटिंग और आरएल, रिजल्ट लेट या वेट, मतलब आप थोड़ा वेट कीजिए। रिजल्ट आरडब्ल्यू का मतलब ये है कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए। देखो आरडब्ल्यू और आरएल आ जाता है, तो आरएल में तो ये है कि जैसे ऐसे मान लो मैक्सिमम भाई 25 या 30 दिन लग जाते हैं रिजल्ट लेट, क्योंकि रिजल्ट आरएल रिजल्ट लेट आता है। और आरडब्ल्यू का मतलब ये है कि रिजल्ट वेटिंग का मतलब आपको कम से कम दो सप्ताह में आ जाता है आपका, मतलब कम से कम 10-15 दिनों में आपका रिजल्ट आ जाता है। अगर इसके अलावा भी नहीं आता है तो आपको यूनिवर्सिटी से संपर्क करना पड़ेगा। फिर वैसे आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा तो नहीं लेकिन प्रतिवर्ष कम से कम 20-30 स्टूडेंट उससे मैं रूबरू होता रहता हूँ, उनके 15-20 दिन के अंतराल में आ जाता है रिजल्ट, ठीक है। 15-20 दिन के अंतराल में आ जाता है रिजल्ट। लेट में 1 महीने भी लग जाता है, 25 दिन भी लग जाते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि जैसे एक महीने का अंतराल है, फिर भी आप 15-20 दिन पश्चात अगर यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकते हो तो कर सकते हो, ठीक है। और रिजल्ट वेटिंग का मतलब यह है कि आपका रिजल्ट 1-2 सप्ताह में जारी हो जाएगा। तो आप आरएल या आरडब्ल्यू आया है आपकी मार्कशीट में, तो आपको मतलब कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा रिजल्ट क्या हो गया है, फिर रोका गया है किसी भी रीजन से, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। कोई भी अगर असुविधा रही हो उसमें रिजल्ट में, या फिर पर्याप्त डाटा यूनिवर्सिटी नहीं जुटा पाई है, तो उस स्थिति में आरएल या आरडब्ल्यू आपकी मार्कशीट में दी जाती है जो रिजल्ट के साथ है। तो आरएल या आरडब्ल्यू वाले स्टूडेंट कंफ्यूज न रहे, उनके जो रिजल्ट हैं मैंने बता दिया, टाइम लिमिट भी बता दी आपको, 15 से 20 दिन या 25 से 30 दिन। आरएल आरडब्ल्यू लगभग सेम से हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट आपका 100% आएगा लेकिन थोड़ा समय पश्चात आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समस्या की बात करेंगे इसके पश्चात। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट समस्या है आरडब्ल्यू यूएम, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट की समस्या आती है आरडब्ल्यू ईएन, ठीक है। तो आरडब्ल्यू यूएम तो मतलब ये है कि जैसे जो स्टूडेंट जिन पर यूएम केस हो जाता है, मतलब नकल का, जिनके पास नकल की चीज पकड़ी जाती है, ठीक है, उन स्टूडेंट पर आरडब्ल्यू यूएम आता है, ठीक है, उनकी मार्कशीट में। जैसे भी वो रिजल्ट चेक करते हैं तो उनमें आरडब्ल्यू या यूएम दिखाता है डायरेक्ट, जैसे फेस पे जो यूनिवर्सिटी जो पेज खुलता है उसमें यहाँ पे लिखता है आरडब्ल्यू या यूएम वगैरह, ठीक है। आपका रिजल्ट असंवैधानिक रीजनों से या फिर कारणों से रोका गया है तो उसमें आरडब्ल्यू यूएम लिखा था, नकल केस वाला। उसका समाधान भी मैं बताऊंगा आपको। आरडब्ल्यू ईएन, आरडब्ल्यू ईएन का मतलब यह है कि रिजल्ट वेट है, वैसे तो रिजल्ट वेट मतलब आप समझ गए होंगे, रिजल्ट वेट या फिर रोका गया है। ईएन का मतलब यह है कि जैसे इनरोलमेंट नंबर, इनरोलमेंट जो नंबर है आपके, आप यूनिवर्सिटी को पर्याप्त डाटा नहीं जुटा पाई हो, आपका जैसे माइग्रेशन जमा नहीं हो, इनरोलमेंट नंबर अगर जुटा नहीं पाई है यूनिवर्सिटी, आपका इनरोलमेंट पहले से हुआ नहीं है या फिर और कुछ रीजन रहा है। जैसे हम राजस्थान यूनिवर्सिटी से सेकंड यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें आर के, तो इसमें इनरोलमेंट नंबर आते हैं, इनरोलमेंट नंबर सेम होते हैं, जैसे फर्स्ट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के आप चेक कर लेना, राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हो तो इनमें इनरोलमेंट्स लगभग सेम रहते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, फाइनल ईयर में जो यूजी के स्टूडेंट हो उनमें इनरोलमेंट्स लगभग सेम रहते हैं यूजी पीजी के स्टूडेंट में। और रही बात इनरोलमेंट का कोई लफड़ा हो, यूनिवर्सिटी डाटा नहीं जुटा पाई हो और कोई रीजन रहा हो, इनरोलमेंट से संबंधित अगर समस्या रही हो कि यूनिवर्सिटी के पास आपने यूनिवर्सिटी चेंज की हो और फिर उनको कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर और कुछ वो नहीं दिया हो, तो उसमें आरडब्ल्यू ईएन आता है। तो इस स्थिति में यूनिवर्सिटी या तो रिजल्ट डाटा जुटा लेती है तो रिजल्ट जारी कर देती है, अन्यथा स्टूडेंट को शाखा में संपर्क करते, जो परीक्षा शाखा है यूनिवर्सिटी की, सभी परीक्षा शाखा, हो सकता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की हो सकता है कि वो पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी की हो, पीडीएसयू की हो सकता है कि वो बीकानेर यूनिवर्सिटी की हो, ठीक है।
तो जो भी यूनिवर्सिटी, मैं सभी यूनिवर्सिटी की समस्याओं पर चर्चा कर रहा हूँ। तो RWUM वाले भाइयों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि RWUM जिनके केस बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जैसे कमेटी बैठती है कॉलेज की, जो यूनिवर्सिटी की जो कमेटी बैठती है रिजल्ट जारी करने वाली, क्योंकि ऐसे जो स्टूडेंट है मैं तो यही सुझाव दूंगा कि भैया देखो मेहनत करो, भले ही कम मार्क्स ले लो लेकिन कम से कम नकल तो मत करो भाई, क्योंकि नकल करोगे तो आपका भविष्य भी खराब हो जाएगा और नज़रों में भी गिर जाओगे आप लोगों की में। तो मैं तो यही कहूँगा RWUM वाले केस वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि जो कमेटी बैठती है तो वो डिसाइड करती है कि आप कितने दोषी पाए गए हो, इसमें नकल केस में आप कितने दोषी पाए गए हो, कितना डाटा आपसे जुटाया गया है, मतलब जो भी है आपसे, जो आपने देखा होगी जैसे RWUM केस वाले अभ्यर्थियों से उनकी कॉपी ले ली जाती है या फिर उनका जो भी नकल का सामान है वो जब्त कर लिया जाता है। तो वो क्या है कि जैसे आगे यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है, फिर उस आधार पर यूनिवर्सिटी डिसीजन करती है कि उक्त विद्यार्थियों को इस हेतु क्या सजा दी जाए। सजा का मतलब यह है कि जैसे आपको जेल में नहीं डालेंगे, लेकिन जेल में डालने से कम भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी अगर डिग्री रोक ली जाती है, ऐसा मान लो कि आपको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है, ठीक है, 3 साल के लिए आप कॉलेज नहीं कर सकते हुई, तो आपने तो ये तो खड्डा खोल लिया, खड्डा क्या मेरे हिसाब से कुआं ही खोद लिया। तो मैं उन स्टूडेंट से कहना चाहूंगा जिन पे भी RWUM केस बना है, अगर क्योंकि लगभग 1 या 2 महीने में RWUM वाले केस के जो भी हैं, जो भी कमेटी डिसीजन करती है, क्योंकि रिजल्ट जैसे मान लो कि आज रिजल्ट आ गया भाई 1 तारीख को, अब लगभग इसके पश्चात 1 या 1.5 महीने या फिर 2 महीने के अंतराल में यूनिवर्सिटी जो नकल केस वाले अभ्यर्थियों को घर पे नोटिस भेजेगी भाई, हो सके जहां तक घर पे नोटिस भेजेगी कि आपकी जो RWUM के खिलाफ हमने ये एक्शन लिया है। एक्शन का मतलब ये है कि जैसे जैसे मान लो कि आपको 1 साल के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया भाई, 1 साल के लिए आप कॉलेज नहीं कर सकते शेखावटी यूनिवर्सिटी से, या फिर 2 साल के लिए नहीं कर सकते भाई, या फिर 3 साल के लिए कॉलेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो तो आपके घर आ जाएगा, आप देख लेना उसमें यूनिवर्सिटी ने जो भी आपको सुझाव दिए हो, गाइडलाइन दिए हो, उसके अनुसार आपको कार्य करना है आगे, ठीक है। फिर भी कोई समस्या रहती है तो मेरे को बताना। इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन ये है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी, क्योंकि जब समस्या बनी है तो उसका थोड़ा बहुत तो समाधान रहता है कहीं ना कहीं। तो मेरा कहने का मतलब जैसे जैसे मान लो कि आपने भाई राजस्थान शेखावटी से की हो, पंडित दीनदयाल शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर, ठीक है, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर, ठीक है। आपने यहाँ से कॉलेज कर रहे हो भाई, कॉलेज आपने फर्स्ट ईयर कर ली, फर्स्ट ईयर वाले अगर पकड़े जाते हैं तो, अगर देखो मैं किसी को ऐसा नहीं कह रहा कि आप देखो करते जाओ, मैं तो ये रास्ता इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनका समय खराब ना हो, घर में परिवार में आसपास में नज़रों में ना गिरे, इसके लिए बता रहा हूँ। और इसे ऐसी रिस्क लेना भी मत भाई। जैसे ऐसे मान लो कि राजस्थान शेखावटी यूनिवर्सिटी हो गई, आपने फर्स्ट ईयर कर रहे हो और RWUM केस में पकड़े गए, तो ऐसा मान लो कि यूनिवर्सिटी ने आपको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया, आपको 3 साल के लिए बैन कर दिया, आप कहीं कॉलेज नहीं कर सकते शेखावटी यूनिवर्सिटी से। तो ऐसे हालात में आप दूसरे, ठीक है, दूसरे जिलों से जो यूनिवर्सिटी है, जैसे मान लो शेखावटी यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी है, RU है, या फिर MDSU है, ठीक है, बीकानेर यूनिवर्सिटी है और कोई सी यूनिवर्सिटी है, मैं उनसे आप कॉलेज करो, जैसे भी प्राइवेट करो, क्योंकि अब जैसे मान लो सीकर का बंदा है बाहर कॉलेज करेगा तो कितनी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, मतलब कितनी दिक्कतें उसको फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ भाई नकल केस में पकड़े मत जाओ भाई, नकल करो ही मत, पकड़े क्या जाओ, नकल करो ही मत। आप जो भी करो, जितना भी करो मेहनत से करो और खुद पर भरोसा रखो। मैंने तो हर बार बोला है आपको, बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब खुद पे इतना भरोसा करो कि कम से कम मैं ये कॉलेज एग्जाम तो पास कर लूँ, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ मैंने हर पेपर में आपको दिया है ये, कि आप मेरे पे भी भरोसा मत करो लेकिन खुद पे भरोसा करो। मैंने ये बात कई बार बोली है, ये इसलिए बोली है कि कोई भाई है, कोई बहन है, अगर उसे खुद पे भरोसा होगा तो निश्चित रूप से अच्छा होगा उसका। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि किसी पे भी भरोसा मत करो भाई, खुद पे करो भरोसा। कुछ भी करना हो जिंदगी में, आगे बढ़ना हो तो खुद पे भरोसा करो। तो RWUM केस वाले भैया समझ गए होंगे मैंने जो भी बताया है। RWUM इनरोलमेंट वाला जो इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है इनरोलमेंट से संबंधित, तो यूनिवर्सिटी थोड़े दिनों बाद में रिजल्ट रोक लेती है, थोड़े दिनों बाद में इश्यू करवाती है, प्रोवाइडेड करवाती है स्टूडेंट को। RWUM वाले स्टूडेंट को 1-2 महीने के अंदर उनको डाक के जरिए से या फिर मैसेज के जरिए से कैसे भी उनको डाटा प्रोवाइडेड करवा देती है। इसके अलावा अगर नहीं आता है तो आपको यूनिवर्सिटी परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में संपर्क करना पड़ेगा कि भैया सर जी हमारी ये प्रॉब्लम थी, इसका क्या समाधान है, या फिर इससे संबंधित कोई सूचना आई हो तो
हमारे को उपलब्ध कराओ। तो और कोई समस्या हो तो आप बता देना, तो हम नेक्स्ट समस्या की बात करेंगे। अब देखो हम बात करेंगे क्योंकि कुछ समस्या हमारे बीच से छूट गई थी, जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो है ई एफ पी एस। ई एफ पी एस ई एफ पी एस इसका मतलब होता है एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। ठीक है, मतलब आप सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल हैं। ये मुख्यतः फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के रिजल्ट में आती है। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनकी मार्कशीट में अगर ई एफ पी एस आता है, ई एफ पी एस एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, मतलब आपका कोई पेपर ड्यू रहा हो। मैंने वही प्रोसेस बताई थी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर पॉलिटिकल साइंस, कोई भी पेपर एक पेपर ड्यू रह जाता है तो वो सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल होता है। सेकेंड ईयर का कोई पेपर ड्यू रह जाता है एक ही सब्जेक्ट का, मैं सभी की सब्जेक्ट बात नहीं कर रहा, 2 सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, एक ही सब्जेक्ट का अगर कोई चाहे फिजिक्स का रहा हो, केमिस्ट्री का रहा हो, जूलॉजी, बॉटनी, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपका ओनली एक सब्जेक्ट का जो का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में किसी भी एक सब्जेक्ट के अगर दोनों पार्टों में, साइंस वालों के तीनों पार्टों में अगर रह जाता है बैग, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। मतलब आगामी जो उनकी क्लासेज हैं उनमें वो एलिजिबल हो जाते हैं, उसके पात्र हो जाते हैं। तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो सेकेंड ईयर में एलिजिबल हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट मतलब सेकेंड ईयर की एग्जाम आप दे सकते हो। आपका कोई फर्स्ट ईयर का अगर पेपर ड्यू रहा हो सकता है, जैसे मान लो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बीए वाला है, जैसे मान लो कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर ड्यू रह गए भाई, पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर ड्यू रह गया, मतलब टोटल 72 नंबर नहीं आए, तो पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट वाला पेपर सेकेंड ईयर में दे लेगा वो साथ सेकेंड ईयर की एग्जाम के साथ। फर्स्ट ईयर का जो पेपर रह गया है, बीए फर्स्ट मान लो, बीए या फिर बीएससी फर्स्ट मान लो, ठीक है, फर्स्ट ईयर का कोई पेपर ड्यू रह गया, दोनों रह गए तो भी दे लेगा। लेकिन ये ऐसा है कि जैसे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनमें जैसे 3 सब्जेक्ट होते हैं बीए वालों में, पॉलिटिकल्स हो गया, ऐसे मान लो हिंदी साहित्य हो गया या फिर ज्योग्राफी हो गया, ये तीनों में से एक ही होना चाहिए भी। एक का मतलब ये है कि जैसे पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट और सेकंड दोनों ही रह गए सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। ऐसे मान लो कि पॉलिटिकल रह गया तो पॉलिटिकल हिंदी नहीं, हिंदी में पास होना चाहिए, ज्योग्राफी में पास होना चाहिए, या फिर ऐसा मान लो कि हिंदी में रह गया भाई और पॉलिटिकल में पास हो गया, ज्योग्राफी में पास हो गया, तो हिंदी का सेकेंड ईयर के साथ दे लेगा। ऐसा ही है साइंस वाले स्टूडेंट के, जैसे मान लो कि फिजिक्स में रह गया, फिजिक्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर में रह गया या फिर फर्स्ट पेपर में रह गया, टोटल में से मान लो 36 नंबर नहीं बने हुए, तो वो सेकेंड ईयर में दे लेगा वो एक पेपर। सभी नहीं लगेंगे, एक ही पेपर लगेगा। बीए वाला भी सेम ही है, बीएससी वाला भी सेम ही है, इसके अलावा बीकॉम वाला भी सेम ही है। बीकॉम वाले स्टूडेंट भी वही कंफ्यूजन आ रहे हैं, अगर उनका एक पेपर ड्यू रह जाता है तो वो सेकेंड ईयर में लग जाएगा वो पेपर। स्टूडेंट कंफ्यूजन आ रहे हैं तो उसमें आता है ईएपीएस। ठीक है, मतलब आपने फर्स्ट ईयर की एग्जाम दी है, आपका कोई पेपर ड्यू रह गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सेकेंड ईयर में लग जाएगा। सेकेंड ईयर में आप बैठ सकते हो, सेकेंड ईयर के आप स्टूडेंट बनोगे 100%। और सेकेंड ईयर की एग्जाम के साथ जो फर्स्ट ईयर का पेपर ड्यू रह गया कोई भी आपका रहा हो एक, तो उसमें आप पात्र होगे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो हो सकता है कि आपको समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट की मार्कशीट में क्या आता है कि जैसे PSYO, ठीक है, ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की मार्कशीट में आता है लगभग। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, हो सकता है कि बीए, बीएससी, बीकॉम किसी के भी हो। ठीक है, आप समझ जाना, बार बार मैं ये चीज नोट इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे भाई। कोई फिर से भी वीडियो देखे, कभी भी वीडियो देखे तो उसको कंफ्यूजन ना रहे। तो PSI का मतलब यह है कि पास सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर ओनली। पास सेकेंड ईयर ओनली का मतलब यह है कि जैसे आप इस बार सेकेंड ईयर की एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आपका कोई फर्स्ट ईयर का कोई पेपर ड्यू रहा है और आपने सेकेंड ईयर की कोई एग्जाम दी है, ठीक है, अब की बार ऐसे मान लो कि आपने सेकेंड ईयर की एग्जाम दी है और आपका विगत सालों से कोई पेपर ड्यू रहा है, विगत का मतलब है कि फर्स्ट ईयर में आपका कोई भी पेपर ड्यू रहा हो, तो आप सेकेंड ईयर में तो पास हो गए। मतलब जो एग्जाम आपने हाल ही में दी है, हाल ही का मतलब ये है कि जैसे पास सेकेंड ईयर ओनली, मतलब आप सेकेंड ईयर में तो केवल सेकेंड ईयर में पास हो आप। तो सेकेंड ईयर से पहले आपने किसकी एग्जाम दी है, फर्स्ट ईयर की तो दी है। तो बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर का कोई पेपर ड्यू है, फर्स्ट ईयर का कोई पेपर ड्यू है ना, तो वो ड्यू पेपर अभी आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो आप केवल सेकेंड ईयर में पास हुए हो भाई। फर्स्ट ईयर का जो पेपर आपका ड्यू चल रहा है वो ड्यू चल रहा है लगातार। अब आप थर्ड ईयर में देंगे वो उसकी एग्जाम, क्योंकि सेकेंड ईयर में तो आप पास हो गए, अब थर्ड ईयर का तो फॉर्म भरोगे आप, तो थर्ड ईयर में जो फर्स्ट ईयर का पेपर ड्यू चल रहा है वो थर्ड ईयर में दे देना भाई। ये जो समस्या है
मेरे को अनुमान है आपको समझ में आ गई होगी। पास सेकंड ईयर ओनली का मतलब है कि आप सेकंड ईयर में पास कर लिए भाई, केवल सेकंड ईयर, केवल ओनली मतलब केवल सेकंड ईयर में पास कर लिए है। और फर्स्ट ईयर का आपका कोई भी पेपर ड्यू रहा हो सकता है कि बीकॉम का हो सकता है कि बीएससी का हो सकता है कि बीए का हो, ठीक है। तो वो जो ड्यू पेपर है वो आपका अभी क्लियर नहीं हुआ है, आपने एग्जाम भी दे ली हो भले ही, या फिर एग्जाम ना दी हो, तो आप थर्ड ईयर में वो एग्जाम दोगे। अगर थर्ड ईयर में पास कर लेते हो तो फिर ये ई एफ पी एस वाई हो, तो ये तो हटने बराबरी है, मतलब इसका मीनिंग बता रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट के क्या है कि मार्कशीट में आता है PTYO, ठीक है। PTIO थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, BA BSc BCom थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर के, ठीक है। फाइनल के स्टूडेंट हैं, उसमें PTYO आता है। PTO का मतलब होता है कि पास थर्ड ईयर ओनली। पास थर्ड ईयर ओनली का मतलब ये है कि जैसे आपने इस बार थर्ड ईयर की एग्जाम दी है भाई, ठीक है। थर्ड ईयर में तो आप पास हो, ठीक है। थर्ड ईयर की एग्जाम आपने पास कर लिए, लेकिन आपका हो सकता है कि वो फर्स्ट का हो सकता है कि वो सेकंड ईयर का हो। समझना देखो मेरी बात को, आपका हो सकता है कि फर्स्ट ईयर का कोई पेपर ड्यू रहा हो, वो लगातार चल रहा है। हो सकता है कि सेकंड ईयर का कोई पेपर ड्यू रहा हो, ड्यू वाले स्टूडेंट उनसे पूछ लेना भाई, वो बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता तो मेरे को पूछ लेना, मैं बता दूंगा। थर्ड ईयर का कोई पेपर ड्यू हो, देखो क्वेश्चन में बताऊंगा, आप पूछते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी को क्रम से लेके सभी को आपको जवाब मिलेगा। वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन सभी को जवाब मिल जाएगा आज। फर्स्ट ईयर के कोई पेपर ड्यू रहा हो सकता है कि सेकंड ईयर का कोई पेपर ड्यू रहा हो, मतलब जिस बंदे की मार्कशीट में PTY आया हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, ठीक है। थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, उनकी मार्कशीट में आता है PTYO पास थर्ड ईयर ओनली, मतलब आपने थर्ड ईयर मतलब फाइनल ईयर तो पास कर लिया है, लेकिन आपका शायद कोई हो मतलब जिन भी बंदों के, जिन भी विद्यार्थियों की समस्या ही है उनके बारे में बता रहा हूँ कि आपका शायद या तो फर्स्ट ईयर का कोई पेपर ड्यू चल रहा है, हो सकता है कि सेकंड ईयर का कोई पेपर ड्यू चल रहा है, तो भाई वो ड्यू वालों पेपर आधा नहीं पास हो हो बी की दोबारा एग्जाम दीजिए, ठीक है। ड्यू वाला को एक पेपर दोबारा से भरे जाए भी, एक पेपर ड्यू वाला की दोबारा एग्जाम दे लीजिए, हम थर्ड ईयर में देने की जरूरत को नहीं, थर्ड ईयर में तो पास होगा भाई। PTY हो आगो पहले ही, अब देखें यार थर्ड ईयर में पास होया को नहीं होया, एक मतलब ही हुई भाई थर्ड ईयर में तो पास होगा, लेकिन कोई फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर को कोई पेपर ड्यू रियोड था को जबकि एग्जाम था आगे लाग सी, यानी कि दोबारा फार्म भर दीजिए जो भी एग्जाम फार्म चलने कॉलेज का यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो समझ गया वाला। अब मैं अगली समस्या के बारे में बात करूं। अब हम नेक्स्ट समस्या है जो आती रहती है बहुत सारे स्टूडेंटों को, तो RL/E देख लो भाई, RL को तो मैं बार बता दियो था, ठीक है। रिजल्ट लेट, ठीक है, रिजल्ट लेट जारी हुआ, ओब्लिक आ जाए, ये मतलब क्या है? RL को मतलब रिजल्ट लेट, रीजन का ही है, रीजन वो है नोट RL/E, नॉट इलिजिबल और एग्जाम, जगह की एग्जाम में O/E आ जायज है, ठीक है। RL/E आ जायज है, बिको मतलब यो है कि थे ई एग्जाम के लिए पात्र को नहीं भाई, पात्र को मतलब थे एग्जाम के लिए योग्य को नहीं था एग्जाम को देश को, ठीक है। इको कोई भी रीजन रही है बोलो, कोई भी स्टूडेंट की अगर मार्कशीट में ये आ जायज है, अगर यूनिवर्सिटी अगर कोई चीज मतलब उठाई है, कदम उठाई है, तो बिको कोई ना कोई रीजन रही है बोलो, RL/E आवे, देखो ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाओ, तो घंटा कंफ्यूज हो जाए कि यार RL तो आवे है लेकिन ओब्लिक ई भी आना चाहिए, बाय स्टूडेंट एलिजिबल को नहीं एग्जाम के लिए, ठीक है, कोई भी कारण दिया हुआ है भी को। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसी में, किसी स्टूडेंट के ऐसे मान लो कि RL/MD आ जाए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट है, देखो समस्याएं इतनी सारी हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो मार्कशीटों में देखने को मिलती हैं स्टूडेंट की, RL/MD आ जाए स्टूडेंट के, तो रिजल्ट लेट तो मतलब समझता ही बोला, रिजल्ट एमडी का मतलब यह है कि रिजल्ट लेट, रीजन क्या है, रीजन ये है रिजल्ट लेट टू डिसअपॉइंटेड इन मार्क्स, मतलब था को रिजल्ट तो अच्छी लेकिन था का नंबर को मिला यूनिवर्सिटी नाल थाड़ी,
जगह था का नंबर है कॉपी का जो भी जय नंबर उपलब्ध को नहीं हो पाया यूनिवर्सिटी में, जना भी उपलब्ध हो वाला जना को रिजल्ट जारी कर दिया जा लो, RL/M दिया जाए ना, ठीक है। MD मतलब रिजल्ट का जगह मार्क्स है वह उपलब्ध को नहीं हो पाया, डाटा उपलब्ध को नहीं हो पाया यूनिवर्सिटी के मायने, तो वह ई का हमारा छानबीन करके जल्दी आपको रिजल्ट जारी कर देगा जाए, ठीक है। RL/E का समझिएगा, RL/MD। अब हम नेक्स्ट समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंटों की एक जो मार्कशीट में है RL दिया रहता है भाई, RLD। एक और होता है RPR, ठीक है। ये दो है RLD और RPR। तो आप दोनों को मतलब ये है कि थका जगह मार्क्स और रोल नंबर है। RLD को मतलब तो ये है रिजल्ट लेट, रीजन काइज है ड्यू टू डिस्ट्रक्ट मार्क्स और रोल नंबर, ठीक है। एक बार लिख दूंगा भी बाद में बता दूं हमें। एक है RPR। RPR का मतलब ये है, या RPR RL/REG भी आ सकते हैं वही, और तो जो सेम भी जा RPR RL/REG। तो ये मतलब ये है नॉन एबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब RLD को मतलब तो यह है कि आपको रिजल्ट लेट आशी, रिजल्ट लेट आशी ड्यू टू मतलब रीजन का है थाका मार्क्स और रोल नंबर या तो गलत बने गया या फिर और कोई रीजन रह गया है, तो बी मार्कशीट में आवा है RLD। अब RPR या फिर RL/RG आ जाए रजिस्ट्रेशन, तो बी को मतलब वही होगा है नॉन एबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब थाका रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत होगी भाई, ये जो फॉर्म भरा ना यूनिवर्सिटी को बी में कोई दिक्कत आ गई तो रजिस्ट्रेशन नंबर या तो यूनिवर्सिटी में उपलब्ध हो कौन पाया या फिर जो कॉलेज से कर रहा कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन भेजी। तो रजिस्ट्रेशन को जो था फॉर्म है आगे यूनिवर्सिटी में जमा कराना पड़ा लो, दिखाना पड़ा लो कहीं से रीजन के कोई भी रीजन हो है, मतलब कॉलेज रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाया भाई, थे व्यक्ति हो थे एग्जाम दिया हो रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाया तो था रजिस्ट्रेशन नंबर क्रमांक वगैरह आगे कॉलेज वाला ने भेजना पड़ा। वो भी कारण से रिजल्ट रोल बी में बोले RPR या RL/REG रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रिजल्ट लेट रीजन क्या है REG रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब हम सबसे बड़ी मुख्य समस्या जो आ रही है फिलहाल में उस पर चर्चा करेंगे भाई। अब बहुत सारा स्टूडेंट आके कहीं है CL आ जाए थे या फिर W आ जाए थे या फिर अपसेंट आ जाए थे या फिर और कोई रीजन है, ठीक है। CL को मतलब एग्जाम कैंसिल होगी हुई भाई, वो रिजल्ट कैंसिल हो एग्जाम का ही रिजल्ट कैंसिल हो, ठीक है। W को मतलब अपसेंटीज है जी आपने कोई सब्जेक्ट का मान आप एग्जाम दिया, ये मान लो कि केमिस्ट्री है भाई, केमिस्ट्री का 3 पेपर होगा भाई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, आप को दे दिया भाई इन 10 नंबर लिया है मान लो, इन 20 लिया है 20 30 जो भी है, ठीक है लिया है। अब ई का मान AA आ जाए, AA को मतलब यह है कि ई का मान थे मौजूद को रहा है एग्जाम में, मौजूद को मतलब यहाँ से एग्जाम देवा कौन गया, ठीक है। अपसेंट लागो अगर थे एग्जाम दे भी आया हो सका कि था को प्रैक्टिकल भी हो सका, ये मान लो कोई को प्रैक्टिकल है भाई साइंस का मान लो या फिर साइंस का ही मान लो बाबा, साइंस का स्टूडेंट है ए होगा आर्ट्स का ज्योग्राफी होगा, ठीक है। आका मान जूलॉजी बॉटनी कुछ भी ले लो भाई, जूलॉजी बॉटनी कहीं भी होगा सब्जेक्ट जगह भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थी, अगर बात ए आ रही है AA मतलब अपसेंट आ रही है, ठीक है। अगर थे प्रैक्टिकल देता हुए अभी था ऑप्शन डाले जाए तो या तो जी कॉलेज थे कर जो बी कॉलेज बा डाटा को भेजिए, अगर डाटा भी भेज दी तो यूनिवर्सिटी की कोई गलती होगी वह भाई ऐड करवाओ के माइंड, तो सबसे पहले यह कर जो चाहे था को पेपर हुआ चाहे था को प्रैक्टिकल हुआ, ठीक है। आका मान अगर अपसेंट आ जाए तो इनको समाधान भी बता दी भाई, अब कोई प्रैक्टिकल में अपसेंट आ भाई, अब जो पहले से अपसेंट ही है बिको तो कोई गेलो मतलब बिको तो गेलो आगन वसी दोबारा लागसी, ठीक है।
जब को प्रैक्टिकल देवा भी है, जब प्रैक्टिकल दियो भी जाए, बीका बाद में डबल आ रही जाए, तो बीको गेलो है, बीको गेलो ये जाए कि जक्की कॉलेज में बीको प्रैक्टिकल आ गयो, ठीक है, जट्ठे भी को प्रैक्टिकल आ गयो, बट्ठे का ही हो जाए, बट्ठे अटेंडेंस सीट हो जाए, प्रैक्टिकल जितना भी स्टूडेंट लागे ना, बाकी अटेंडेंस सीट हो जाए भी, अटेंडेंस सीट से कॉलेज को बोल दो भाई मेरा रिजल्ट रोक लिया गया है भाई, ले जाओ था कि मार्कशीट जी मित्र वाली कोई सी भी आईडी है बी कॉलेज में ले जाओ और बोलो गुरुजी मेरो जो प्रैक्टिकल की तारीख ना लागे, जो जत्ती भी तारीख में था क्यों लागे हुआ है, अगर थाने याद हो तो ठीक है, और नहीं भी हुआ है तो भी कॉलेज वाला बोलो भाई मेरो प्रैक्टिकल है ठीक कॉलेज में लागे जो, और पभी के बाद में कहीं से लिस्ट निकाल दिया मुझे जहाँ भी लगी हो ये मान ली बायोलॉजी को जाए, तो कॉलेज वाला कहीं से डाटा उपलब्ध रहो, तो कॉलेज वाला का डाटा लेके मतलब कि 2 कॉपी लेके अटेंडेंस सीट की और रजिस्टर की 2 कॉपी ले यूनिवर्सिटी में जमा करा दियो आपकी मार्कशीट और अटेंडेंस सीट की 2 कॉपी यूनिवर्सिटी में जमा करानी है, ठीक है, बीके बाद में डाटा यूनिवर्सिटी आप ही ताकि मार्कशीट में चढ़ा देसी, समझ गया बोला। आ ही सेम बात है कोई पेपर में एबसेंट अगर कोई कर रहो है तो जबकि कॉलेज में अगर सेंटर आए, जबकि कॉलेज में अगर वो पेपर दिए हो है, ये नहीं कि जो ऑप्शेंट ही होगा, जो ऑप्शेंट हो तो कोई लोगों नहीं देखो मैं थन पहले बता दियो कि बहुत बाद में देखोगे तो कोई समाधान कोई नहीं, बाद में देखोगे को और कोई समाधान नहीं भी अलावा पेपर दिया बाद में एब्सेंट दिखा हुआ है, जो कि कॉलेज में था कि एग्जाम लाके बैठा हूँ ताकि मौजूदा की चाहे साइन वगैरह कराऊँ जी, बाद लिस्ट ले जाके यूनिवर्सिटी में दे दो ताकि मार्कशीट मित्राली के साथ जोड़ के कि एप्लीकेशन लिख दो एक भाई आ दिक्कत जमा गए और मैं एग्जाम अटेंड करी थी क्योंकि बाद में मैंने एब्सेंट दिखाया जाए, तो ताकि समस्या को समाधान हो जा लो। अब सबसे बड़ी समस्या अब ओलीपी के बारे में बात कर, एब्सेंट डबल को मतलब यही है भाई, ठीक है। अब देखो भाई सबसे बड़ी समस्या आ रही है फिलहाल में, हाल में, आप तक तो सारा डिस्कस कर लियो भाई घड़ा पूछ लगागा तो थकाली बात है बोला, अगली समस्या को भी समाधान करा, बड़ा सारा स्टूडेंट आ गए, देखो पेपर की बात करो जो यार पेपर में भी 0-0 आ रहे थे, पेपर में 0-0 आ रहे थे बात तो मैं बता ही दी थाने। अब जगह की मान लो फाइनल ईयर को रिजल्ट आया जाए, बीएससी फाइनल का मान लो या फिर बीए, ठीक है, बीएससी फाइनल को यूनिवर्सिटी पंडित दीनदयाल शेखावटी यूनिवर्सिटी या पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी शेखावटी यूनिवर्सिटी, देखो कहीं भी बोल सको जो बीए बीएससी फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। अब जगह सेकेंड ईयर में स्टूडेंट था, मतलब मैं सेकेंड ईयर में तो था ही आपका फाइनल की एग्जाम दी है, फाइनल को रिजल्ट आ गो, तो सेकेंड ईयर को मान बाकी बड़ा सारा स्टूडेंट आ गए वो दे मिले भाई 0-0, तो बड़ा सारे स्टूडेंट सोचे तेरी माध्यम मेरा साथ अड़ा के तो पास कर दियो, बिका तो बिन तो नंबर दे दिया, मान तो नंबर ही कौन दिया, माँ तो नंबर ही कौन छड़ाया, मैं तो यूनिवर्सिटी जाऊँ तो थाने देखो यूनिवर्सिटी बाहर भाई तो नहीं है, मैं बता दे क्या रीजन है, जगह का सेकेंड ईयर में 0-0 दिया जाए बिको रीजन है भाई, और सेकेंड ईयर में कौन का 0 दिया जाए वो भी मैं थाने बता दूँ सारो। तो अब आ जाओ भाई मुख्य समस्या के मारे, ठीक है, मुख्य समस्या मारे चावा अब जगह फाइनल ईयर की अब की बार एग्जाम दिया थर्ड ईयर की, ठीक है, बीए और बीएससी, जगह पूरा पास होगा, पूरा पास को मतलब ये है कोई फेल पेपर फेल को नहीं हो, मतलब कोई ड्यू कर रही हो, कोई सप्लीमेंट्री कर रही हो, कोई एब्सेंट कर रही हो, कहीं भी कर रही हो, मतलब कंप्लीट पास। जगह स्टूडेंट बीएससी या बीए फाइनल में कंप्लीट पास होगा, कोई सा भी सब्जेक्ट हो जाए कंप्लीट पास होगा, बाकी सेकेंड ईयर में नंबर 0-0 को नहीं आएगी, कोई कभी चेक कर लीजिए, और चेक अगर फिर भी आगे हुआ है तो मैंने बता दीजिए भाई समस्या को समाधान कर देगा। सेकेंड ईयर में जिन जो फाइनल ईयर में जो कंप्लीट पास है उनके सेकेंड ईयर में 0-0 किसी के भी नहीं है भाई, सभी के नंबर चढ़ा दिए गए हैं, नंबर चढ़ावा को मतलब ये है अपलोड कर दिया भाई, ठीक है, अपलोड। अब जो स्टूडेंट ऐसे मान लो कि बीए हो या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर के हो, बीए और बीएससी सेकेंड ईयर, ठीक है, और बीए बीएससी थर्ड ईयर, देखो वो सारों के लिए लिखे जो ताकि समझ में आ जाए। अभी मान लो बीए बीएससी फर्स्ट ईयर को थे एग्जाम दिया जो पास हो दो था 250 नंबर आ भाई, एग्जाम्पल करता भी ले लीजिए ताकि जितना भी आएगा जितना भी सारा स्टूडेंट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, सेकेंड ईयर में सारा प्रमोट होगा था भाई,
सेकेंड ईयर का प्रमोट होगा जा। अब रही बात फाइनल की, फाइनल को रिजल्ट था के सामान से अभी निकाला बोला और नहीं निकाला तो निकाल लो भाई। फाइनल को रिजल्ट भी आगे बोलो था कि कतो भी आया बोलो, मैं मेरे हिसाब से मान लीजिए 250 नंबर आ गया था एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। सेकेंड ईयर में प्रमोट होगा जा। अब जब कब आया कि सेकेंड ईयर में शून्य शून्य आ रहे, 20 समस्या को समाधान बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब जगह कंप्लीट पार्ट सी थी, कंप्लीट को मतलब बाकी सप्लीमेंट्री भी कोई नहीं, अपसेंट भी कोई नहीं, या फिर पेपर ड्यू वगैरह कुछ भी कोई नहीं, समझ गया बोला। फर्स्ट ईयर को मान लो या फिर फाइनल को। एस यू डबल पी बड़ा सारा पूछ रहा है, वो एस यू डबल पी क्या हुआ है, तो मैं बताती हूँ भाई। वो एस यू डबल पी है वह ताकि कोई सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री लागी भाई, सप्लीमेंट्री समझ गया बोला। सप्लीमेंट्री को मतलब ये है, चलो वही बता दो हम सप्लीमेंट्री को पहले। यहाँ की मान लो बीएससी को स्टूडेंट है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी कोई भी हो, हम 36 नंबर चाहिए टोटल। केमिस्ट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड, जूलॉजी फर्स्ट सेकंड थर्ड, बायोलॉजी थर्ड, जो भी है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री जो भी है उनमें 36 नंबर चाहिए पासिंग मार्क। अगर आपके तीनों में मिलाकर 36 नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपकी सप्लीमेंट्री है भाई। सप्लीमेंट्री का ये मतलब यह है, चाहे जैसे मान लो कि केमिस्ट्री के फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, एक में शून्य आ गया, एक में 24 आ गया, एक में 12 आ गया, अगर टोटल 36 आ रहे हैं तो पास हो। अगर टोटल 36 नहीं आ रहे हैं, ऐसे मान लो कि 12 आ गए, 8 आ गए और 10 आ गए, ठीक है, कितने भी मान लो 12 और 8 20, 20 और 10 30 नंबर आगा। इको मतलब थे केमिस्ट्री में सप्लीमेंट्री आगा भाई। अब सप्लीमेंट्री को जो सब्जेक्ट को उसमें सप्लीमेंट्री आया जो काम में थे चाहो जो पेपर दोबारा दे लीजिए सप्लीमेंट्री को। सप्लीमेंट्री वाला स्टूडेंट का फार्म अभी भरे जाता है, 1 महीना का मान एग्जाम भी ला जानी वैसे लेटर नहीं, रिजल्ट आप आके 10-15 दिन का मान सप्लीमेंट्री का पेपर एग्जाम फॉर्म भरे जाए, यूनिवर्सिटी भरा हुआ हो जाए, ठीक है। सप्लीमेंट्री फॉर्म सप्लीमेंट्री फॉर्म भरे बाद में थे जी भी सब्जेक्ट को दोबारा एग्जाम दे चाहूँ, ये मान ली कि मैं एक पेपर को दोबारा दे चाहूँ, जो बी पेपर को सप्लीमेंट्री फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, फेल होगा जगह में। मैथ का मान थे समझ गए बोला, मैथ का मान कोई का अगर 44 का नंबर आ रही थी बाई ग्रेस पास हुआ इसके जाए, लेकिन सप्लीमेंट्री जगह के दे दी, एस यू डबल पी दे दी, बिन तो देनी पड़ेगी एग्जाम, ठीक है। जीपी पेपर में अगर था कम जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी फिजिक्स से आकर मान अगर 36 नंबर से कम मारे था और सब्जेक्ट में पास होता है 36 नंबर से कम मारे थे बाई ग्रेस भी पास हो जाएगा, लेकिन सप्लीमेंट्री आएगी ना मार्कशीट में नीचा एस यू डबल पी लिखे हो जाए जगह सारा जितना भी कभी लिखे हो जाए सप्लीमेंट्री बाद एग्जाम दोबारा देनी पड़ेगी, एक सब्जेक्ट की जगह में सप्लीमेंट्री आया तो अभी का फार्म 10-15 दिन में चल जाएगी, 10-15 दिन बाद में एग्जाम ला जाएगी और 10-15 दिन बाद में ही रिजल्ट जारी हो जाओ, मतलब लगभग 1 महीने या 5-4 दिन की समय लिमिट वजह ये मान रिजल्ट भी आ जाए, एग्जाम भी ला जाए, फॉर्म भी भर जाए और मैं अवगत करवा दूंगा। तो आओ भाई मुख्य समस्या पर। अब जगह बी ए फर्स्ट ईयर का माने में मान लो कि 250 आगा, बीएससी में चाहे मान लो बीए में मान लो, देखो कम बेसी यहाँ मना कर कि यार 250 तो परसेंटेज बढ़ रही था के हिसाब से बता दीजिए, मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ, कोई केवल एग्जाम्पल का तौर पर, ठीक है। अब बीए बीएससी सेकेंड ईयर वाला तो सारा प्रमोट हो गया था, ऑल सब प्रमोट हो गए थे भाई। अब बीए बीएससी थर्ड ईयर में जगह पूरा कंप्लीट पास आगा। अब बाकी देखा था कि यार फाइन सेकेंड ईयर में नंबर क्या थे डेटा जी, मतलब जिनके सेकेंड ईयर में नंबर आए, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि उनको सेकेंड ईयर में नंबर कैसे दे दिए, हमारे को दिए ही नहीं। तो भैया उनके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि जैसे उन्होंने एक तो फाइनल ईयर पास कर ली, फाइनल ईयर में उनका कोई भी पेपर ड्यू नहीं है, कोई एब्सेंट नहीं है, कोई सप्लीमेंट्री नहीं है, मतलब कोई भी पेपर में वह पीछे मुड़ रही है, वह सगली पास कर लिया आपकी बीए बीएससी फाइनल ईयर पास कर ली वह। अब फाइनल ईयर पास कर लिए और फर्स्ट ईयर पास कर रेडी चीबा की पहले, मतलब जिनकी फर्स्ट ईयर पहले से पास थी फाइनल ईयर की बार पास कर लिए, तो सेकेंड ईयर में नंबर कितने दिए हैं और कैसे दिए हैं, यह है मुख्य पॉइंट, वो बात आपको समझने की जरूरत है। तो इन तो दोनों सालों का औसत है ना, इन दोनों सालों का औसत इसमें दिया है आपको सेकेंड ईयर में। बहुत सारे स्टूडेंटों को नंबर दिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि यार मेरे साथ वालों के तो नंबर दे दिए मेरे को दिए नहीं। भैया आपके कोई सप्लीमेंट्री है, पेपर ड्यू रहा है या फिर कोई भी रीजन रहा है, इसके अलावा भी समझ में नहीं आया तो मेरे को पर्सनल पूछ लेना भाई, फोन करके मैं बता दूंगा, फोन चालू है मेरा। तो
इन दोनों सालों का औसत है, दोनों सालों का औसत कितना हो गया भाई, 500 हो गया, 250, 250, 500 हो गया। अब 500 में 2 का भाग दे दूं मैं तो 250 ही आएंगे। 2 दूनी 4, देखो निकाल आराम से देर बता दी, कोई कंफ्यूजन होगा फिर बैठे। 2 दूनी 4, 2 और 5 दूनी 10, 250 होगा। जैसे सेकेंड ईयर में भी 250 नंबर चढ़ा दिया। अब ये मान लिया कि 300 नंबर थी, सेकेंड छोड़ो, ये मान लिया फाइनल नंबर 300 नंबर आ गया, सेकेंड ईयर में 250 था। जब ए नंबर होगा 300 और 200 500, 550 नंबर होगा। अब 550 नंबर का आता कर लो भाई, औसत कर लो, मतलब ए 2 से दोनों कक्षों का नंबर औसत कर लो। जब 2 दूनी 4 होगा, 1 15, जब 2 संते 14 होगा, 1 10, 5 दूनी 2 पंजे 10 होगा। 275 नंबर चढ़ा दे लगे सेकेंड ईयर में, चेक कर लियो। इसके अलावा भी कोई दिक्कत होगी वह तो मन बता दियो, कंफ्यूज नहीं हो। कंफ्यूज होगा वो थाने रीजन ही कौन छोड़ मिलो यारो, 4 एग्जांपल दे दिया। इम 250 आ गए हैं, चाहे 300 आ गए हैं, 350 आ गए हैं, 286 आ गए हैं, कत्ता भी आ गए हैं। इस साल का जोड़ लियो और हम 2 को भाग दे दियो, भाई सेकेंड ईयर में नंबर चढ़ाएगा मिल रहा था ना, ताकि मार्कशीट में जगह पूरा पास है। पूरा पास को मतलब जगह कोई पेपर ड्यू नहीं रेड हो जाए। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जितने भी फाइनल के जितने भी नंबर हैं उनका औसत निकाल लो। औसत 0.5 भी आ सकते हैं, जैसे मान लो कि 270.5 आ गो, कोई जरूरी जगह सम संख्या या विषम संख्या भी आ सकते हैं, 270.5 आ गो, ठीक है औसत है। तो वो औसत से ना 271 मिल रहा था नंबर, लगभग 271 मिलेगा नंबर। 270.5 6 आ जाए 8 आ जाए कत्ता भी आ जाएंगे, 271 मिल जाएगा। आज 270.4 है या 270 मिल से गए, ठीक है। तो इन कंफ्यूज होगा की जरूरत कोई नहीं था, समझ गया बोला। जगह पूरा पास होगा, जगह का फर्स्ट ईयर और फाइनल को औसत को नंबर सेकंड ईयर में दिया जाए। जगह पूरा पास है सेकंड ईयर में, भाई सॉरी फाइनल में जगह स्टूडेंट कंप्लीट तरीका से पास है, जगह कोई पेपर ड्यू नहीं रेड हो, कहीं भी रीजन नहीं रेड हो, पूरा पास होगा, कंप्लीट पास, ठीक है। तो बाप को सेकंड ईयर में तो नंबर दे दिया वगैरह, जगह का नहीं दिया बाप को सप्लीमेंट्री थी या तो भाई मेरा भाई और हाथ जोड़ रखे था। सप्लीमेंट्री को मतलब ये है कोई पेपर में अगर था बेक रगो है तो भी सप्लीमेंट दे दीजिए एक सब्जेक्ट में, और जगह का फेल ही आगो है बिको गलो भी बता दी वही। ये मान लो कि फेल आगो था कि मार्कशीट में, तो फेल आगो डंगो भी बताए जो मैं था थोड़ी देर पहले, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ कोई भी मान लो, बीए वालों को भी मान लो, कैसे भी मैं सभी का एग्जांपल मैंने पहले भी दिया है फिर भी दे रहा हूँ। फिजिक्स में ये मान लो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों में मिला के 36 नंबर आने चाहिए भाई, 36 नंबर, ठीक है। आपकी मार्कशीट में देख लो, इसमें 44 नंबर मैथ में, अटे जूलॉजी भी बॉटनी भी उसके जाए, अटे जूलॉजी उसके जाए, केमिस्ट्री उसके जाए, सॉरी केमिस्ट्री मैथ की जगह जूलॉजी बॉटनी वगैरह बायोलॉजी वगैरह, ठीक है। अगर 36 नंबर नहीं आ रहे जी, जहाँ तो थे सप्लीमेंट्री आगो एक सब्जेक्ट में, अगर ये मान लो इन 36 आगा इन 44 आगा पास हो दोनों में, एक मान लो कि 35 नंबर आगा तो था को सप्लीमेंट्री दे लो, रिजल्ट में एस यू डबल पी। अगर एक मन टोटल, अब टोटल को मतलब ये है चाहिए एक मन फर्स्ट में फिजिक्स फर्स्ट में या जूलॉजी फर्स्ट में अगर शून्य आए हुए चाहिए जिसको कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन आप तीनों को जोड़ 36 नंबर मिलना चाहिए था, समझ गया बोला। ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं इन तीनों में आपको 36 नंबर मिलने चाहिए। कैसे मिलने चाहिए, एक में शून्य आए, दूसरे में 24 आए, तीसरे में 12 आए, ठीक है। मतलब टोटल मिला के 36 नंबर मिलने चाहिए आपको एक ही सब्जेक्ट में। अगर आपका इसी में भी ड्यू है और केमिस्ट्री में भी ड्यू रह गया, ठीक है, तो आप फेल हो जाओगे, क्रॉसिंग फेल, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट से रहे हो तो सप्लीमेंट्री है, 2 सब्जेक्टों में फेल हो गए तो वही फेल है, आपको एग्जाम फिर से देनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल जिनके सब्जेक्ट हैं, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दोबारा देना चाहिए तो दे सकता है, वरना जो एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे उनमें एग्जाम दोबारा देनी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और कोई चारा नहीं है। इसके अलावा जो फेल हो गए स्टूडेंट जिनकी मार्कशीट में ही फेल आ गया उनके लिए और कोई चारा नहीं है। जिनका प्रैक्टिकल हो सकता है कि वो बीए के हो। अब बीए वालों में जैसे 3 सब्जेक्ट हैं, अब जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी साहित्य है या फिर ज्योग्राफी है, ठीक है। अब जैसे पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर होते हैं इसमें, हिंदी साहित्य के फर्स्ट और सेकंड, ज्योग्राफी के फर्स्ट और सेकंड। अगर इनमें जैसे मान लो कि पॉलिटिकल साइंस में अगर दोनों में एक में रह गया, ऐसे मान लो कि 72 नंबर नहीं मिले इसको, टोटल इन फर्स्ट और सेकंड में 72 नंबर नहीं मिले तो इनका सप्लीमेंट्री आ जाए, दोनों पास हो जा लो तो भी
सप्लीमेंट्री की एग्जाम बिन फॉर्म भरना पड़ा लो दोबारा डेट पड़ ली। अगर वो पॉलिटिकल साइंस में भी रह गया और हिंदी में भी रह गया तो उसके फेल आ गए भाई, उसके फेल आएगी, मार्कशीट में नीचे फेल लिखा हुआ आएगा। ठीक है, हो सकता है कि वो पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी में आया हो, ये हो सकता है कि वो हिंदी या पॉलिटिकल साइंस में आया हो। फेल कैसे भी हो, 2 सब्जेक्टों में आमने सामने हो जाता है ना। आप ऐसे ही, ये तो देखो कचरा हो गया, समझ में नहीं आएगा फिर ऐसे तो मैं क्लियरली समझा देता हूँ, समझ गए होंगे रे यार, क्या समझाने बार बार में। जिनका पेपर एक ड्यू रहा है, एक ही सब्जेक्ट का कोई भी पेपर ड्यू रहा है तो उनको सप्लीमेंट्री में डाल दिया जाता है। सप्लीमेंट्री का मतलब ये है, अगर आपके सप्लीमेंट्री में 1-2 नंबर चाहिए, 1-2 नंबर चाहिए तो आप ऐसा करो, जैसे रिवोल्यूशन के फॉर्म होते हैं वो भर दो। अगर आपको गुंजाइश, आपको लगता है, आपको अनुमान है कि मेरे नंबर बढ़ सकते हैं, तो उनको सप्लीमेंट वो रिवोल्यूशन मतलब रीचेकिंग का फॉर्म लगा दो, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। अगर ज़्यादा नंबर हैं, जैसे मान लो कि यार मेरे को 15 नंबर की जरूरत पड़ रही है पासिंग मार्क के लिए, तो थोड़ी समस्या है। समस्या ये है कि जैसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं ना, तो रिवोल्यूशन में इतने ज़्यादा मार्क्स बढ़ने की उम्मीदें थोड़ी कम रहती हैं। बढ़ते हैं, कई स्टूडेंटों को बढ़ते हैं, लेकिन उम्मीदें बहुत कम रहते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंटों के सुने जाते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं एक बार, इनको मिटा के। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट के जैसे ऐसे मान लो कि ये मार्कशीट आपकी, ठीक है, यहाँ पे नंबर आ गए, यहाँ पे डिटेल वगैरह आ गई, यूनिवर्सिटी का नाम आ गया, कॉलेज अभ्यर्थी का फादर्स नेम आ गया, यहाँ पे नंबर आ गए, मार्क्स वगैरह, यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के नंबर आ गए। अब यहाँ पे आगे फेल आ गया। फेल आने का मतलब आप है एक से ज़्यादा सब्जेक्टों में आपके नंबर कम है, जो आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स है उससे नंबर कम है, तो फेल वाले अभ्यर्थियों के लिए तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें। नेक्स्ट ईयर में फिर से देनी पड़ेगी आपको एग्जाम। अगर इसमें सप्लीमेंट्री आता है SUPPP, तो अब ये उन अभ्यर्थियों के लिए चांसेज है। चांसेस का मतलब ये है, एक तो 2 चांसेज है। चांसेस का मतलब ये है, एक तो वो रिवैल्यूएशन मतलब रीचेक का फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे ऐसे मान लो कि 2-4 नंबर की जरूरत हो और हमें अनुमान लगता है कि जैसे हाँ बढ़ने की संभावना है, तो हम रिवैल्यूएशन लगा सकते हैं, रिव्यूल का। ठीक है, तो नंबर बढ़ने की संभावना है, हमारा पेपर अच्छा हुआ है तो बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि बहुत सारे पेपरों में शून्य भी, जैसे पेपरों में जैसे फिजिक्स का है, ये फिजिक्स के फर्स्ट में शून्य आ गए, सेकंड में से मान लो 10 आ गए, थर्ड में से मान लो कि 12 आ गए। अब ये शून्य आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मान लो फिजिक्स में, इसमें आप उनको सप्लीमेंट्री दे गया, बाकी के जैसे मान लो पासिंग है, बायोलॉजी जूलॉजी सभी के लिए एक समान मान लो, एक बार कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप अपनी नज़र में। अगर इसमें शून्य आ गया, अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है, आपको पूरी उम्मीद है कि यार मेरे को 15 नंबर तो मिलने चाहिए या फिर 20 नंबर तो मिलने चाहिए थे, तो आप रिविल का फॉर्म लगा दो। अगर रिविल का फॉर्म नहीं लगाते हो, अगर आपको रिविल का फॉर्म नहीं लगाना, बहुत सारे स्टूडेंट पास भी हैं। ऐसे मान लो कि इसमें मान लो इसमें फर्स्ट में शून्य आ गया, सेकंड में ऐसे मान लो कि उसके टोटल 36 नंबर आ गए भी पासिंग में, पास हो गया, लेकिन पास होने के बावजूद भी इसमें शून्य दे रखा है। ठीक है, वो चाहते हैं कि यार मेरे नंबर थोड़े से और बढ़ने चाहिए थे, तो इसमें रिविल लगा दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है शून्य से, क्योंकि माइनस में तो जाने से रहे, जिनके शून्य है ऑलरेडी उसके माइनस में थोड़े जाएंगे, माइनस में तो जाने से रहे, तो आप रिविल लगा दो। अगर इसमें नंबर बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको भरोसा है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, तो आप रिविल लगा देना। जो पास हैं, पास वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, और जो सप्लीमेंट्री हैं जिनको 2-4 नंबर की जरूरत है वो भी लगा देना। अब रही बात सप्लीमेंट्री की एग्जाम की है कि जैसे सप्लीमेंट्री एग्जाम के फॉर्म अभी 10-15 दिन में चल जाएंगे चेकआउट यूनिवर्सिटी, जहाँ तक मेरे को अनुमान है। हर बार इतने टाइम बाद में चलते हैं, हर बार की बात है, 10-15 दिन के बाद चलते हैं। आपके 5-7 दिन में ही एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, एग्जाम भी जल्दी लग जाएगी, मतलब 20-25 दिन के अंतराल में आपकी एग्जाम लग जाएगी। आज सप्लीमेंट्री मेरे हिसाब से जिले में ज़्यादा तो नहीं होंगे, बहुत कम स्टूडेंट होंगे अगर उनकी सप्लीमेंट्री एग्जाम लगती है। ऐसे मान लो कि 1000 स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री एग्जाम लगी है, तो उनका रिजल्ट लगभग 5-7 दिन में, मतलब 1 सप्ताह में जारी हो जाएगा। ठीक है, 1 वीक में लगभग, क्योंकि बहुत सारे सभी तो सप्लीमेंट्री आने से रहे, जो भी स्टूडेंट सप्लीमेंट्री आते हैं उनका रिजल्ट लगभग 1 महीने में सारा प्रोसेस हो जाएगा। आप सप्लीमेंट्री लगे हुए स्टूडेंट फाइनल ईयर में कंप्लीट पास कर लेते हो, मतलब आपका ये SUPPP हट जाता है। एग्जाम देने के बाद की बात कर रहा हूँ, आपकी एग्जाम कैसे मान लो इसमें सप्लीमेंट्री आया, किसी भी सब्जेक्ट में आया हो सकता है BA का हो, BSc का हो, BCom का हो, वो एग्जाम देने के बाद में अपनी मिनिमम पासिंग मार्क्स से आपने ग्रहण कर लिए, आप पास हो गए किसी भी सब्जेक्ट में, ऐसे मान लो पास हो गए भाई, तो आपके जो फर्स्ट ईयर के नंबर थे और जो फाइनल के नंबर सप्लीमेंट्री देने के बाद में पास हुए स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ,
फाइनल ईयर के जो मार्क्स हैं, जो भी मार्क्स हैं, जैसे मान लो कि उसमें 250 हो, कता कितने भी हो, मैंने 250 का एवरेज लिया है एक बार, 250 हो तो इनका औसत आपको सेकेंड ईयर में ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, आपको फेल नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी और कोई प्रक्रिया होती है, आप पास नहीं होते हो, फिर भी आप सेकेंड ईयर के लिए यूनिवर्सिटी आपको फेल नहीं कर सकती डायरेक्ट। ठीक है, इसके लिए भी रास्ता निकालेंगे। तो आप निश्चिंत रहे, जिन भी स्टूडेंटों को सप्लीमेंट्री लगी है वो सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरे। जिनको लगता है कि मेरे नंबर बढ़ने चाहिए थे, जिनको शून्य शून्य सब्जेक्ट में दिखा रहा है बल्कि वो पास है, जैसे मान लो कि किसी विद्यार्थी के 60% बन रही है और किसी सब्जेक्ट में पास है, इसके बावजूद किसी सब्जेक्ट में उसके शून्य शून्य दिखा रहा है, बल्कि उसने तीनों को टोटल मिला के 1 2 3 जो 3 पेपर लगते हैं, तीनों को टोटल मिला के अगर उसके 36 नंबर आ रहे हैं, एक में चाहे शून्य हो चाहे फर्स्ट में हो चाहे सेकेंड में हो, इन तीनों को मिलाकर इसके 36 नंबर आ रहे हैं, अगर वो चाहता है कि यार मेरे इसमें शून्य आया है, इसको मेरे को मेरा पेपर अच्छा हुआ था, अगर मेरे को इसमें रिविल करवा लूँ तो मेरे 10-15 नंबर बढ़ जाएँ, तो वो बेशक करवाए। अगर ऐसा है तो 0-0 आने की मतलब इस नंबर बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी परसेंटेज भी बढ़ेंगी। लेकिन जो सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट हैं, उनको 1-2 नंबर की जरूरत है तो आप रिविल करवा लीजिए। आपको लगता है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, अगर ये अनुमान नहीं है, आपको लगता है कि मेरा पेपर सच में खराब हुआ था, तो आप सप्लीमेंट्री के एग्जाम दीजिए। सप्लीमेंट्री के एग्जाम अभी 15-20 दिन बाद में लग जाएगी, फॉर्म भी भरे जाएंगे, 15-20-25 दिन में लग जाएगी मेरे ख्याल से। उसके बाद में रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट जारी होती है, आपके सेकेंड ईयर में जो शून्य शून्य दिखा रहा है ये हट जाएगा। ये जो फर्स्ट ईयर और फाइनल का जो आप पास कर लोगे तो उसका औसत है ना, वो दिखा देगा सेकेंड ईयर में। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, अब लगभग हम अंतिम बात करेंगे जो रिजल्ट को लेकर। भाई रिजल्ट कब आएगा? अब यूजी पीजी में, ठीक है, यूजी बीए बीएससी बीकॉम और पीजी है एमए एमएससी एमकॉम। ठीक है, तो बीए बीएससी तो फाइनल ईयर का तो रिजल्ट आ गया आपके पास। ठीक है, बीए और बीएससी और इसका, ठीक है, फाइनल ईयर का रिजल्ट तो आपके पास आ गया है। अब पीजी की बात करें, देखो मेरा कहना यह है, अभी क्या है कि जैसे बीएड वाली सभी को पता है, बीएड वाली काउंसलिंग चल रही है, उसको मेरे ख्याल से 7 तारीख की है उसकी डेट काउंसलिंग की। तो 7 तारीख से पहले पहले आने की पूरी संभावना है मेरे को जहां तक लगे, क्योंकि अलॉटमेंट होने के बाद में, फीस जमा कराने के बाद में विद्यार्थी जो जिन्होंने पीजी कर ली है वो किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन लेगा, जिन्होंने बीएड की एग्जाम दी है अब की बार। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, काउंसलिंग से पहले डिग्री चाहिए होगी उसको, बीए की मान लो, बीएससी की मान लो, तो उसको ये डिग्री चाहिए पीजी की, एमए की, एमएससी की, या फिर जो भी है वो डिग्री चाहिए। तो उस डिग्री एडमिशन से पहले पहले यूनिवर्सिटी चाहेगी कि वो रिजल्ट जारी करें। तो आज हुई है 1 तारीख, ठीक है, और 7 तारीख तक मेरे ख्याल से सभी जो पीजी के हैं वो रिजल्ट जारी हो जाएंगे। 7 तारीख तक अनुमान है, हो सकता है कि इसमें 2 वीक लग जाए, हो सकता है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन मेरे को जहां तक अनुमान है लगभग 7 तारीख तक लगभग रिजल्ट हैं जो यूनिवर्सिटी है जारी कर देगी सिक्योरिटी के। इसके अलावा भी और भी कन्फ्यूजन हो रिजल्ट से संबंधित तो आप बेझिझक मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा भी समझ में नहीं आया क्योंकि लंबी प्रोसेस हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया। इतने बड़े वीडियो की सोची तो नहीं थी, लेकिन भविष्य में सभी स्टूडेंट अगर फिर से भी देखें तो देखना नहीं पड़ेगा इधर उधर, वीडियो के जरिए से समझ जाएंगे कि समस्या क्या है, इसका समाधान क्या है। ठीक है, तो सभी का थैंक यू सो मच, और जल्दी आपका वीडियो आ जाएगा इससे संबंधित, रिजल्ट से संबंधित। अगर और कोई समस्या आती है या फिर और कोई दिक्कतें विद्यार्थियों को आती है तो उससे संबंधित जल्दी आपके बीच में आ जाएंगे, बता दिया कीजिए। जब जब भी जरूरत पड़ेगी हम आते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो समय की अपनी अपनी अव्यवस्था होती है, सभी की जिम्मेदारियां भी होती हैं, सभी के पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उनको देखते हुए फिर भी आपके बीच में हम आते रहते हैं, उसके लिए आते भी रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, आते भी रहेंगे। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, और हाल ही में अंततः हर्षोल्लास, शांति और वैभव माँ लक्ष्मी के इस पर्व दीपोत्सव दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। आपका सदैव अच्छा हो, आपका अच्छे से अच्छा हो, मैं तो यही मंगल कामना करता हूँ।
इसी के साथ आपको पुनः ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आप हंसी खुशी के साथ दीपावली पर्व मनाइए। धन्यवाद। राम राम सर।